हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम हिमांशु है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव हर्री का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे दादा और दादी जी के साथ बीती हुई कहानी है। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1989 से। उस समय मेरे दादाजी रेलवे डीआरएम ऑफिस समस्तीपुर, जो कि बिहार में है, उसमें डीआरएम के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। एक दिन मेरे दादाजी और दादी जी शाम की गाड़ी पकड़ के गांव आ रहे थे। फिर वो रात को करीब 12 बजे के आसपास हमारे गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां से पैदल ही घर को आने के लिए निकल पड़े। हमारे घर से लगभग 5 मिनट के ही डिस्टेंस पर एक तालाब है जो कि गांव के शुरुआत में ही है। जब वो दोनों उस तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब के उस पार एक लाश जल रही थी और उसके चारों ओर कुछ लोग उस लाश को घेरे हुए थे। उस समय मेरे दादाजी और दादी जी ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। उन्हें लगा गांव में शायद कोई मर गया होगा। उसके बाद जब वो लोग सुबह गांव वालों से पूछे कि कल कौन मर गया था जो इतनी रात को उसकी लाश जला रहे थे तुम सब, तो गांव वालों ने बताया कि कल तो किसी की भी मौत नहीं हुई। फिर मेरी दादी ने कहा कि शिव सागर के पास फिर कल रात में किसको जलाया था। दादाजी बताते हैं कि उसके बाद गांव वालों ने हमारी मैथिली लैंग्वेज में बस कहने लगे कि आप लोग जाओ, आप लोग बच गए। मेरे दादाजी नीडर टाइप के इंसान थे, मगर मेरी दादी ने जैसे ही इतना सुना मानो वो डर से हक्का बक्का रह गए। बाद में उनकी तबीयत भी खराब रही, मगर कुछ दिन के बाद ही सब ठीक हो गया। मैं जानता हूँ कि ये कहानी उतनी खौफनाक नहीं है, मगर यकीन मानो ये कहानी बताते टाइम मेरी दादी की आंखों में डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, ये थी हिमांशु जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राघव की है। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। राघव का एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसका नाम संजय था। वो सारे दोस्त एक पार्टी कर रहे थे जिसमें वो लोग खूब सारी दारू पिए हुए थे और एंजॉय भी कर रहे थे। ये सब करते करते उन्हें कुछ रात के 1 बज गए थे। संजय ने बोला, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर जाता हूँ। तो उसके दोस्त लोग ने कहा, यार तेरा घर तो बहुत दूर है यहाँ से, तू अभी मत जा अकेले, हम लोग के घर पर ही रुक जा, सुबह चले जाना। उसने कहा, नहीं यार मैं चला जाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो राघव ने कहा संजय से, यार तू कुछ ज्यादा ही पी लिया है, एक काम कर, बाइक को यहीं पर रहने दे, मैं तुझे मेरी कार से ड्रॉप कर देता हूँ। उसने मना किया, नहीं यार तुम लोग पार्टी करो, अभी पार्टी बराबर से खत्म भी नहीं हुई है, मेरी वजह से तुम लोग अपना क्यों एंजॉयमेंट खराब कर रहे हो। उसने किसी की बात नहीं मानी और वो खुद ही निकल गया। तो वो बताता है कि जब वो वहां से निकला, रात तो वैसे ही काफी हो चुकी थी, अंधेरा काफी ज्यादा था और वो अंधेरा इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि जिसकी हद नहीं। और उस सुनसान सड़क पर जब वो अपनी बाइक चला रहा था तो उसकी बाइक की आवाज भी इको होकर दोबारा सुनाई दे रही थी। बाइक चलाते चलाते अचानक से उसकी लाइट बंद हो गई। उसने बाइक को साइड में रोका और चेक करने लगा, लेकिन लाइट तो जलने से रही। तो वो इधर उधर देख रहा था कि उसे कोई मिल जाए तो उसे किसी की मदद मिल सकती है, लेकिन इतनी रात को कोई नहीं मिला। और वो बोलता है कि वो रात ऐसी थी जिसे मानो इंसान इस धरती पर है ही नहीं। इतनी डरावनी रात उसको उस रात से पहले कभी नहीं लगी। वो सोच रहा था कि अब घर कैसे जाऊं।
यही सोचते सोचते वो आगे टहल रहा था कि कहीं से मदद मिल जाए कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी ही बाइक के टायर का था। जब उसने आकर देखा तो पाया कि बाइक का टायर फट गया। वो देखकर ये कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया। गाड़ी भी बंद है और टायर ज्यादा पुराना तो नहीं, फिर खड़े खड़े बाइक का टायर अपने आप कैसे फट गया। वो यही सोचकर और ज्यादा परेशान हो रहा था और ये सोचने लगा कि अब क्या करूं, घर पर भी कैसे जाऊंगा मैं। तभी ही उसे याद आया कि फोन कर लेता, लेकिन फोन की बैटरी भी जा चुकी थी। अब दोस्त लोगों को फोन भी नहीं कर सकता था। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगा, बाइक को साइड में खड़ा करके। वो बोल रहा था कि मैं पैदल ही चल रहा था, अकेले खड़े रहकर कोई फायदा नहीं था, इसीलिए आगे बढ़ने लगा। तो उसने आगे देखा कि एक लालटेन की लाइट की तरह उसे कुछ दूर दिखाई दिया, वो भी सड़क के साइड में था। वो सोचा कि शायद कोई इतनी रात में टॉयलेट के लिए आया होगा। गांव के लोग अक्सर रात के टाइम पर जब खेत में जाते हैं तो साथ में अपने बत्ती, टॉर्च या फिर लालटेन लेकर ही जाते हैं। और यही सोचकर वो उसी लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा कि हो सकता है शायद वहां पर से मुझे कुछ मदद मिल जाए। जब वो उस लाइट की तरफ जाने लगा तो वो ये पाया कि वो लाइट अपने आप उससे दूर होते जा रही है। वो सोचने लगा कि कोई इंसान तो दिख नहीं रहा, ये लाइट अपने आप मुझसे दूर कैसे भाग रही है। वो वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। उसने मन में ये सोचा कि कुछ तो अजीब है, लाइट अपने आप कैसे दूर जा सकती है। इतने में उसको एक साइकिल की आवाज पीछे से आई, तो उसने एक आदमी को अपनी ओर पीछे आता हुआ देखा और उस आदमी को देखकर मानो उसे सुकून मिला। फिर उसने उस आदमी को रुकाया और कहने लगा, भाई साहब आप मुझे प्लीज आगे तक छोड़ देंगे क्या। उसकी बाइक की सारी घटना उसने उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा कि आपको कहाँ जाना है। जिसके बाद संजय ने उसे अपने गांव का नाम बताया। तो वो आदमी कहने लगा कि ये गांव तो काफी दूर है, लेकिन मेरे से जहां तक होगा मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, उसके बाद आप अपना देख लेना। ये बोलकर उस आदमी ने उसको साइकिल पर बिठा लिया और जाते जाते वो लड़का देख रहा था कि वो जो साइकिल वाला आदमी था उसके हाथ में जो बाल थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और इतने ज्यादा बढ़ गए जैसा मानो किसी औरत के सर के बाल हो। ये देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। समझ गया था कि यह भूत है और इतने में ही वो साइकिल वाला एकदम से कहीं गायब हो गया और ये जो पीछे बैठा हुआ था ये चलती हुई साइकिल से नीचे गिर गया। वो वहां से फिर उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। काफी दूर तक भागने के बाद ये बहुत ज्यादा थक गया था, इसकी सांस फूल रही थी, तो इसीलिए वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। वो समझ गया था यहाँ पर मानो बहुत सारे भूत हैं या फिर ये भूत और शैतानों का अड्डा है। फिर अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे 3-4 बिल्लियां आपस में एक दूसरे को काट रही हो। फिर से उन बिल्लियों की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने भागना दोबारा से शुरू किया। भागते भागते वो फिर से देखा कि वही लाइट लालटेन वाली उसे दूर जलती हुई दिखाई दे रही है। फिर वो लाइट के दिखते ही उसने दोबारा से वही साइकिल की आवाज सुनी और वही भूत उसके सामने आ गया और उसकी शक्ल इस बार इतनी भयानक लग रही थी कि वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। इस बार उसके सर के बाल भी काफी ज्यादा लंबे थे और शायद रात के अंधेरे में ठीक तरह से उसकी शक्ल देख पाना मुश्किल था, लेकिन जितनी भी उसकी शक्ल दिख रही थी उसे आज तक भुला पाना नामुमकिन है। फिर उस भूत ने एक डरावनी सी आवाज में इससे कहा, तू नहीं बचने वाला, तुझे आज मरना होगा और तू मरेगा। ये बात सुनकर उस शैतान की वो वहां से फिर से भागने लगा। भागते भागते उसने देखा कि एक दुकान जैसा कुछ उसको दूर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो ये सोचने लगा कि शायद ये सब उसी का कुछ छल है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये सोचकर वो भागने लगा और जैसे ही वो उस दुकान के पास आया तो देखा सचमुच कि वो एक दुकान थी। वो उस दुकान के
दरवाजे को खटखटाने लगा और बहुत जोर जोर से ठोक रहा था। ये उम्मीद थी कि शायद इस दुकान के अंदर से कोई निकल जाए या कोई आदमी मिल जाए, या यूं कहिए कि उसको मदद मिल जाए। उस समय उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने एक आदमी को अंदर पाया, उस दुकान के अंदर। वो उसी दुकान में सोता था। तो आदमी दुकान की खिड़की खोलकर देखा कि कौन है, और जब वो आदमी को इसने देखा तो मानो इसकी जान में जान है। उसी दुकान के अंदर भगवान की मूर्ति भी थी। ये देखकर लड़का वहीं पर बेहोश हो गया, और वो आदमी जब इसके मुंह पर पानी मारा, इसको जगाया, फिर से पूछा कि यहाँ इस वक्त कैसे और क्यों आए। तो ये होश में आकर उसे सब बताया, और वो आदमी उसे अपने घर पर लेकर गया। उसका घर वहीं पास में ही था, और उसको चाय नाश्ता कराया। फिर उसको बोला, तुम घबराओ मत, तुमको तुम्हारे घर पर मैं खुद छोड़ दूंगा। फिर वो आदमी उस लड़के को घर लेकर गया। उसके माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए थे उसका ये हाल देखकर। फिर उसकी काफी दिन तक तबीयत खराब रही, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि डॉक्टर बोला इसके बॉडी में बिल्कुल भी खून नहीं बचा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये जिंदा कैसे है। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहा, और फिर कई दिनों के बाद जाकर वो ठीक हुआ। ये सारी घटना हमने खुद उसके मुंह से सुनी थी, और कहीं ना कहीं सभी लोगों का ये मानना था कि उसकी बॉडी से जो एकदम से खून गायब हो गया, हो सकता है उसी शैतान ने वो सारा खून चूस लिया होगा। हम सब आज भी उस घटना को याद करते हैं अकेले में रहकर, तो मानो डर के मारे कांप जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी तन्मय जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम तन्मय है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। ये बात काफी सालों पुरानी है। मुझे लगता है कि इस घटना को बीते हुए लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं। चलिए अब घटना पर आता हूँ। मेरे दादाजी बताते हैं कि उस समय गांव में हमारी दुकान हुआ करती थी, और उस दुकान में सामान भरने के लिए महीने में एक बार शहर जाना पड़ता था, या फिर वहां पर जाकर पूरा सामान का ऑर्डर लिखवाना पड़ता था। लगभग ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा। एक शाम की बात है कि जब दादाजी सामान लिखवाने के लिए शहर पहुंचे, तो उन्हें वहां पर उनका दोस्त टकरा गया। उससे बात करने में काफी ज्यादा समय बीत गया, क्योंकि उस दोस्त ने दादाजी को उनके साथ अपने घर पर भी लेकर गया। फिर वहां से निकलने में लेट हो गया। दादाजी को वो मना भी कर रहा था कि आज रुक जा, लेकिन दादाजी को आना भी जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पे दुकान दादी संभाल रही थी। दादाजी कहने लगे कि रात में उसको अकेला भी सोना पड़ेगा, बच्चों के साथ तो मुझे जाना जरूरी है। इसीलिए दादाजी रात के समय वहां से निकल पड़े। दादाजी बताते हैं, जब मैं वहां से निकला तो कुछ 8:30-9 बज रहा था। आज भी दादाजी बोलकर हंसते हैं कि जब मैं उस शहर में था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के 8:30-9 बज गए, वरना उस जमाने में हमारे गांव में मानो 9 बजे ऐसा लगता था जैसे कि रात के 2 या 3 बज रहे हो। फिर दादाजी वहां से सारा काम निपटाकर अपना निकले। रास्ते में आते आते उन्हें काफी लेट हो चुका था। इसी वजह से हमारे गांव की उन्हें बस भी नहीं मिली। हमारे गांव को लगकर ही एक दूसरा गांव है, काफी बड़ा गांव है, बस सिर्फ वहीं तक आने वाली थी। दादाजी ने सोचा कि सिर्फ 3 या 4 ही तो किलोमीटर है, मैं बाकी का रास्ता पैदल चलकर घर पहुंच जाऊं। यही सोचकर वो उस बस में बैठ गए। बस ने रात के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास उन्हें स्टॉप पर उतार दिया, और वो आखिरी बस थी जो हमारे बाजू वाले गांव में भी आती थी। उसके बाद कोई बस नहीं आती थी। दादाजी बताते हैं कि उस बस में से मुश्किल से 3 या 4 आदमी ही उतरे होंगे, बाकी वो पूरी बस खाली आई हुई थी वहां पर। फिर सभी लोग दादाजी को छोड़कर अपने अपने घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो जितने भी थे वो उसी गांव के रहने वाले थे। दादाजी को अब काफी लंबा रास्ता पैदल चलकर अपने घर पर आना था। इसीलिए दादाजी ने सोचा कि खेत के रास्ते से होकर जाऊंगा तो कुछ रास्ता कम चलना पड़ेगा और जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। ठंडियों का मौसम चल रहा था, ठंड भी काफी कड़ाके की थी, मानो ठिठुरती हुई ठंडी। दादाजी खेतों के बीच में से चलते चलते धीरे धीरे अपने घर पर आ रहे थे। रास्ते में
अचानक से ऐसा लगने लगा कि ठंडी बढ़ गई है। दादाजी को एक बार को ऐसा लगा कि शायद मैं खेत के बीच में से चल रहा हूँ, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लग रही है। अक्सर ही आप में से कई सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब हम बाहर रास्ते पे होते हैं तब उतनी ज्यादा ठंडी नहीं लगती, लेकिन अगर आप गांव चले जाओ और खेत के बीच में जाकर रहो तो आपको ठंड ज्यादा महसूस होती है। लेकिन दादाजी को क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो बेचारे बस अपना चले जा रहे थे कि अचानक से उन्हें ये महसूस हुआ कि दूर कुछ लोग खड़े हुए हैं और एक पेड़ को घेर कर वो कुछ तो कर रहे हैं। दादाजी मन में सोचने लगे, इतनी रात में पेड़ के पास लोग क्या कर रहे हैं। दादाजी अपने घर का जो रास्ता था उसे छोड़कर उस पेड़ के पास जाने लगे। वो काफी बड़ा विशाल सा पेड़ था और हमारे गांव में माना जाता है कि वो पेड़ बहुत सालों पुराना है। लगभग उस पेड़ को 100 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। जब दादाजी वहां पर पहुंचे और उन लोगों के नजदीक गए तब दूर ही से उन्हें कुछ समझ में आया कि वहां पर खड़े हुए सभी लोग कुछ तो खा रहे हैं। दादाजी को लगा कि शायद पेड़ पर से फल तोड़कर खा रहे होंगे या फिर इनके पास कुछ तो है खाने का सामान जिसे ये लोग खा रहे होंगे। जब और नजदीक गए तो दादाजी ने देखा कि उन लोगों ने एक लाश को पेड़ पर बांध कर रखा था और उस लाश को नोच नोच कर वो सभी लोग खा रहे थे। दादाजी ने जब ये देखा तो डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। अब तक वहां जितने भी लोग खड़े होकर खा रहे थे उन्हें ये बात पता ही नहीं चली कि दादाजी उनके पीछे हैं। दादाजी अपनी जान बचाकर चुपके से जैसे ही पीछे पलटे भागने के लिए, पता नहीं उनके पैर में क्या चीज लड़ी जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़े और उसकी आवाज सुनकर वो सभी लोग जो कि उस लाश को नोच कर खा रहे थे एकदम से चौकन्ना हो गए और पलटकर दादाजी को घूर घूर कर देखने लगे। दादाजी बताते हैं कि एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस लाश की जगह मेरा नंबर है, क्योंकि वो लाश को बुरी तरह से नोच नोच कर खाने की वजह से उस लाश में अब बस कुछ ही मांस बचा होगा। सभी के मुंह ऐसे लाल थे जैसा मानो आज की पिक्चर्स में वैम्पायर्स के मुंह दिखाते हैं। इसी के साथ दादाजी ये भी बताते हैं कि इतना खौफनाक नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अब धीरे धीरे वो सभी लोग दादाजी की ओर बढ़ने लगे। मेरे दादाजी उठे और वहां से जी जान लगाकर भागे। लेकिन उसमें एक अजीब बात ये थी कि जब दादाजी वहां से भाग रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ कर उन लोगों को देख रहे थे तब धीरे धीरे वो लोग दादाजी के पीछे से गायब होने लगे। दादाजी के सामने अब वो सभी लोग मानो एकदम से आकर खड़े हो गए थे। मेरे दादाजी तो ये सोच रहे थे कि ये सभी लोग मुझसे पहले मुझसे आगे कैसे आ गए। अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये मन बना लिया था कि आज मेरी मौत तो बिल्कुल पक्की है। दादाजी यही सोच रहे थे कि अचानक से उनमें से एक आदमी नजदीक आया दादाजी के और उन्हें पैर पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और फिर घसीटता हुआ मानो कुछ ही पल में उसी पेड़ के पास ले जाकर उस पेड़ से बांध दिया। अब दादाजी को ये बात समझ में आने लगी कि शायद ये लाश नहीं थी, ये तो कोई व्यक्ति था या मानो कोई जिंदा इंसान था जिसे इन लोगों ने नोच नोच कर खाकर जान से मार दिया। दादाजी चीखते चिल्लाते रहे लेकिन वहां पर मानो उनकी मदद के लिए कोई आ ही नहीं रहा था। अचानक से 2 ही मिनट के बाद दादाजी को बहुत शोर सुनाई दिया। जब वो शोर सुनाई दिया तो दादाजी की नजर पड़ी कि दूर से कुछ लोग भागते हुए दादाजी के पास आ रहे हैं। दादाजी के जब वो लोग पास आने लगे तो जितने भी लोग दादाजी को घेर कर खड़े हुए थे वो पता नहीं एकदम से कहीं गायब हो गए, जैसा मानो कि वो एक हवा का झोंका था। दादाजी के पास आकर उन सभी लोगों ने दादाजी को संभाला, पकड़ा और दादाजी ने देखा कि उनके साथ दादी जी भी थी। फिर मेरी दादी ने बताया कि जब आपको इतना ज्यादा समय हो गया तो मैं आपको बस स्टॉप पर ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन आप उस बस स्टॉप पर दिखे ही नहीं। मैं वहां पर आखिरी बस तक के लिए रुकी। जब आप नहीं दिखे तो मैंने गांव वालों को ये बात बताई। गांव के सभी लोग
काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे आपको लेकर, इसीलिए ये सभी मेरे साथ आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े। फिर तभी ही इनमें से एक आदमी ने कहा कि हो सकता है आप वो दूसरे वाले बस स्टॉप पर आने वाले हो, इसीलिए हम सभी लोग उसी बस स्टॉप की ओर जा रहे थे आपको ढूंढने, तो आप यहाँ रास्ते में दिखाई दिए और दूर से हम लोगों ने देखा कि आप चिल्ला रहे थे। लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे थे, और वो भी पेड़ से चिटक कर खड़े होकर? मेरे दादाजी ने तब उन लोगों को कहा कि मैं पेड़ से चिटक कर नहीं खड़ा था, मुझे बांध दिया गया था। गांव के सभी लोग कहने लगे, बांध दिया गया था? किस चीज से? यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। मेरे दादाजी ने उस समय उन लोगों से कहा कि पहले यहाँ से चलते हैं, मैं सारी बातें आप लोगों को गांव जाकर बताऊंगा। गांव जाने के बाद दादाजी ने सारी चीजें उन लोगों को बताई। इसके बाद गांव वालों ने कहा कि जब वो एक आदमी को खा रहा था या लाश को खा रहा था, तो वो आदमी हमारे गांव का होगा या बाजू के गांव का होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें नहीं पता चले। अगले दिन उसके बारे में लोग पूछना शुरू कर दिए। 3 दिन तक पूछने पर एक बात ये पता चली कि दरअसल बाजू के गांव का एक आदमी लगभग 25 से 30 दिन पहले गायब हो चुका था। उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। जब पता चला कि उसने नीले रंग का कुछ कुर्ता पहना हुआ था, तो मेरे दादाजी को समझ में आया कि जिस आदमी को वो लोग नोच नोच कर खा रहे थे, उसके शरीर पर मैंने हल्का सा नीले रंग का ही कुछ कपड़ा देखा था। वैसे तो कपड़ा भी बुरी तरह से फटा हुआ और खून में सना हुआ था। और इसी के साथ उसके गांव वालों का ये कहना था कि जब वो गायब हुआ तो उसके 3-4 दिन के बाद तक भी वो नहीं मिला। इसीलिए सभी लोगों ने ये मान लिया कि गांव के पास की जो नदी है, आखिरी बार जब उसे वहां देखा गया था तो वो उसी में डूबकर मर गया होगा। लेकिन फिर सभी लोगों ने उसे ढूंढना बिल्कुल छोड़ दिया। और वैसे भी उस आदमी के आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही उसके माँ बाप थे, ना ही पत्नी और बच्चे थे। इससे ये बात दादाजी को समझ में आई कि अगर वो मर भी गया था तो ये भूतों ने उसकी लाश को उस पानी से निकाल कर यहाँ तक लेकर आए और फिर उसे नोच नोच कर खाने लगे। जब गांव वालों ने ये सारी बात दादाजी से सुनी तो डर के मारे कितने तो ऐसे थे जो वहीं पर चीखने और चिल्लाने लगे। और फिर इस घटना के बाद गांव में मानो एक डर का माहौल बन गया था। लोग अब उस पेड़ के पास सूरज डूबने के बाद जाने के लिए डरते थे। जिसकी खेत को लगकर वो पेड़ था, उसने वहां पर खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी तन्मय जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वीरू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए बढ़ते हैं इनकी कहानी की ओर। मेरा नाम वीरू है। वैसे तो मैं साउथ इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जॉब के बाद मैं महाराष्ट्र में आकर रहने लगा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा मेरे ही गांव जाकर रहना पड़ा। बात कुछ है 2006 के आसपास की। उस समय मेरी नई नई नौकरी लगी थी महाराष्ट्र में। मुझे महाराष्ट्र में काम करते हुए लगभग 6 महीने तक हो चुके थे। एक दिन मुझे मेरे घर से कॉल आया और पता चला कि वहां पर मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे गांव तुरंत जाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने शुरू में 10 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो पता चला कि पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है और इसी वजह से मुझे अपनी छुट्टियों को एक्सटेंड करना पड़ा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 2 महीने तक मुझे गांव में रुकना पड़ा, जिस वजह से मेरी वो नौकरी भी चली गई। मेरे पिताजी उसके बाद कुछ और 1.5 महीने तक हम सबके साथ में रहे। उसके बाद में वो भगवान को प्यारे हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि उनकी मौत के बाद घर में मानो अजीब सी उदासी छा गई थी। मेरी जो मम्मी थी वो भी काफी ज्यादा अपसेट रहने लगी। मेरी तब तक शादी नहीं हुई थी। मैं भी फिर वहीं पर छोटा मोटा काम कर लिया करता था। लगभग उसके और 2 या 3 महीने के बाद एक शाम को जब मैं अपने घर पर आके बैठा हुआ था और अपनी मम्मी से बात कर रहा था, मम्मी ने मुझे एक अजीब सी बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुझे पता है तेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था? मैंने कहा हाँ, तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से
वो कहने लगी, नहीं, तबीयत खराब हुई उसका कारण जानता है तू? मैंने कहा, होगा कुछ भी, क्या था आप बता दो। तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तेरे पिताजी अचानक से एक रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे, खुद को मारने लगे, अजीब सा बर्ताव करने लगे जो कि आज से पहले इन्होंने कभी नहीं किया। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद नींद से उठकर चिल्ला रहे हैं या फिर नींद में कुछ लोगों को बात करने की आदत होती है, तो वैसे ही मेरे पिताजी भी नींद से उठकर बड़बड़ा रहे हैं। लेकिन बात कुछ और ही थी। ऐसी ही 3-4 रातों तक चलता रहा। उसके बाद में मेरी मम्मी को पता चला कि पिताजी के साथ क्या हुआ था। दरअसल पिताजी उसी शाम में कुछ 8 या 9 बजे घर का सारा काम खत्म करके अपने एक दोस्त के पास गए हुए थे, और जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक चुड़ैल को देखा और उन्होंने ये बात आकर मेरी मम्मी को भी बताई। लेकिन मेरी मम्मी को लगा कि हाँ, देखा होगा, अब तो घर आ गए और सारी चीजें ठीक है। और शुरू में कहीं मम्मी को ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल के डर की वजह से ये सब कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि पिताजी के ऊपर वो चुड़ैल का साया आ चुका था। इसी वजह से पिताजी अजीब अजीब सी हरकत करने लगे। इसके बाद मम्मी ने बताया कि हम तो तुझे कॉल करने भी नहीं वाले थे। एक रात में पिताजी बिस्तर पर सोए हुए थे और एकदम अचानक से उठ के खड़े हुए, वो भी बिना किसी सहारे के। और बेड पर जब वो खड़े हुए तो उसके लगभग 1 या 2 मिनट के बाद ही बेड से 1 फीट हवा में ऊपर उड़ गए। और पिताजी खुद भी हैरान थे कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक डरावनी सी आवाज निकाली और कहने लगे, बस हो गया, अब मैं इस दुनिया में और जीना नहीं चाहता। फिर दोनों ही अपने ही हाथों से वो खुद का गला दबाने लगे और एकदम से इतना जोर का दबाने लगे कि मानो उनकी जबान उनके हलक के बाहर आ गई थी। अब बस ऐसा लग रहा था कि ये मर ही जाएंगे। फिर मैंने जैसा तैसा कोशिश की कि मैं उनको छुड़ा सकूं और पूरी ताकत लगाकर मैंने उनको, यानी कि उनके गले को उनके ही हाथ से छुड़वाया। बीच में उन्होंने एक बार मुझे इतना जोर का धक्का भी दिया कि मैं बेड से जमीन पर जाकर गिरी और मेरा सर दीवार से टकराया। फिर भी मैं हार नहीं मानी और इसी में लगे रही। उसके बाद मैंने पिताजी के हाथ पर एक धागा बांध दिया कि अब वो चुड़ैल से कम ये सुरक्षित रह सके। लेकिन वो धागा भी शायद उनकी मदद नहीं कर पाया। चुड़ैल का साया, या फिर यूं कहिए कि चुड़ैल अब उनके शरीर में तो नहीं थी, लेकिन बाहर से ही, दूर से ही वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। जैसा एक रात पिताजी सो रहे थे तो अचानक से सीलिंग का फैन टूटकर जोर से उनके ही ऊपर गिरा। शुक्र है भगवान का कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन छाती पर गिरने की वजह से उनकी छाती में कई दिनों तक यही दर्द रहा। और बस वो मुझसे एक ही बात कहते थे कि वो चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने जब ये बात सुना तो मैं अपनी मम्मी पर चिल्ला उठा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई पहले। मेरी मम्मी कहने लगे कि तेरे पिताजी हमेशा से ये बात कहते थे कि कुछ भी हो जाए वीरू को कुछ मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो हो सकता है कि वो और ज्यादा डर जाए। और वैसे भी मेरी उम्र काफी छोटी थी, 20-22 साल की थी। इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे ये बात बताई ही नहीं। घर का सबसे बड़ा लड़का मैं ही था और पिताजी की तबीयत ऐसे ही खराब होते रही और हम, यानी कि मैं और मेरी मम्मी, पिताजी का इलाज डॉक्टर के पास करवाते रहे। हालांकि मम्मी ने ये भी बताया कि पिताजी को कई बार पुजारियों के पास ले जाया गया और पुजारी जी भी हवन करते, पूजा करते, शायद उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं था। इसके बाद मम्मी ने एक और चौंका देने वाली बात बताई। वो कहने लगी कि जिस दिन तेरे पिताजी का देहांत हुआ उसके एक दिन पहले तेरे पिताजी ने मुझसे कहा अकेले में कि आज की रात मेरे पास आखिरी है, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मेरी मम्मी बताती कि ये सुनकर वो बहुत रोने लगी, लेकिन फिर पिताजी ने कहा ये बात किसी से मत कहना। मम्मी को लगा तभी भी कि हो सकता है इनकी तबीयत ही खराब है, इसी वजह से ये सब बात कह रहे हैं। लेकिन पिताजी ने मम्मी से ये भी बात कही थी कि वो चुड़ैल मुझे अब अपने साथ लेकर ही जाएगी और अगले दिन
वैसे ही हुआ कि पिताजी का देहांत हो गया। मैंने इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें मम्मी से पूछने की कोशिश की, लेकिन मम्मी मेरे सभी सवालों का एक ही जवाब देती कि उन्हें कुछ नहीं पता। और मम्मी काफी ज्यादा डरी हुई थी। मैं दोबारा महाराष्ट्र में जाने वाला था नौकरी के लिए, लेकिन मेरी मम्मी की ऐसी हालत देखने के बाद मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसीलिए आज भी मैं साउथ इंडिया में ही रहकर छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, लेकिन रहता अपनी माँ के ही साथ हूँ। तो दोस्तों, ये थी वीरू जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नावेद की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नावेद है। आज जो ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो कि मेरे पापा के साथ घटी थी। एक दिन मेरे पापा हम सबको बता रहे थे कि जब वो 14 या 15 साल के होंगे, वो अपने पापा यानी कि मेरे दादा के साथ कराची से पंजाब जा रहे थे। वो नेशनल हाईवे ऑफ कराची से जा रहे थे। मेरे पापा बताते हैं कि उस रास्ते में एक ग्रेवयार्ड भी पड़ता था जिसका नाम चौजंदी ग्रेवयार्ड है। फिर मेरे पापा मुझे बताने लगे कि वो ग्रेवयार्ड कराची का सबसे हॉन्टेड ग्रेवयार्ड माना जाता है। इसके बाद मेरे पापा ने यह भी कहा कि मेरे पापा और उनके पापा यानी कि मेरे दादाजी ने प्लान बनाया हुआ था कि उस ग्रेवयार्ड के पास से वो लोग दिन के समय में गुजरेंगे, लेकिन कुछ वजह से उनको उस ग्रेवयार्ड तक पहुंचने में ही रात के 11 या 12 बज चुके थे। जब मेरे पापा और दादा उस ग्रेवयार्ड के पास से रात के 11-12 बजे जा रहे थे, तो मेरे पापा बताते हैं कि उनकी कार पता नहीं कैसे अचानक से खराब हो गई। मेरे दादाजी, जो कि उस समय 35 साल के आसपास के होंगे, वो कार से नीचे उतरे और कार का बोनट खोलकर कार को सही करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार सही ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से मेरे दादाजी को किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। वो पीछे जब देखने लगे तो पता चला कि वहां पर कोई नहीं था। फिर मेरे दादा कार में वापस आकर बैठ गए। मेरे दादा और मेरे पापा काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं था, और तो और वो सर्दियों का मौसम था। तभी ही मेरे पापा को कार के पीछे किसी के आकृति जैसा कुछ दिखाई दिया, यानी कि परछाई जैसा कुछ उन्हें दिखाई दिया। फिर मेरे पापा मेरे दादा को बताने लगे कि कार के पीछे उन्होंने कुछ देखा। जब कार से नीचे उतरकर दोनों ही देखने लगे तो उनको भी कोई नजर नहीं आया, लेकिन पापा को वो परछाई बार बार नजर आ रही थी। तभी पता नहीं कोई मेरे दादा को पीछे से धक्का दिया, और जिसके बाद मेरे दादाजी नीचे गिर गए। उन्हें काफी चोट भी आई क्योंकि धक्का काफी जोर का दिया गया था। इसके बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं और दोनों ही कार में जाकर बैठ गए। कार के सभी दरवाजों को अच्छे से अंदर बैठने के बाद लॉक कर लिया था। फिर दादाजी को भी डर लग रहा था। तभी मेरे पापा बताते हैं कि वो परछाई देखते ही देखते कार के आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगी, और ये परछाई अब मेरे दादाजी को भी दिखने लगी। वो जोर जोर से ऊपर वाले का नाम लेने लगे और कुछ दुआ पढ़ने लगे। फिर कार को स्टार्ट करने लगी तो कार पता नहीं कैसे अपने आप स्टार्ट हो गई। फिर दादा कार को फुल स्पीड में भगाकर वहां से आगे बढ़ गए। मेरे पापा बताते हैं कि जब मैं पीछे देख रहा था तो वही परछाई हमें भी पीछे खड़े होकर घूर घूर कर देख रही थी। इसके बाद पापा बताते हैं कि वो उस ग्रेवयार्ड से काफी दूर निकल गए, लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके थे। उनको वहां पर एक ढाबा दिखाई दिया। फिर वहां पर कुछ लोग भी थे ढाबे पर, तो दादा ने अपनी कार को उसी जगह पर ले जाकर रोक दिया। कार से नीचे उतरे तो लोग सभी वहां पर जो बैठे हुए थे वो पूछने लगे कि क्या हुआ, क्योंकि दादा के कपड़े भी मैले हो चुके थे और कहीं कहीं जगह से चोट की वजह से खून भी आ रहा था, और साथ ही साथ डर के मारे हम दोनों ही पसीने में नहाए हुए थे। मौसम भी सर्दियों का था तो पसीने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर जब दादा ने अपने साथ हुई पूरी घटना लोगों को बताई तो वो सभी लोग
बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वो सभी लोग दादा से और मेरे पापा से कहने लगे कि आप दोनों ही खुशकिस्मत हो जो बच गए, वरना रात को उस कब्रिस्तान के पास से गुजरना या उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाना यानी मानो खुद की मौत को खुद ही दावत देना। तो दोस्तों, ये थी नाविद जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राहुल जी ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इसी वजह से हर बार मुझे अपना घर बदलना पड़ता है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो घटना सच में दिल दहला देने वाली है। ये बात है 2001 की। मेरा ट्रांसफर हुआ था। मैं जिस घर में जाकर रह रहा था वो घर काफी अच्छा था और बढ़िया सा घर था। घर में कोई चीज की कमी दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, खाली एक प्रॉब्लम ये थी कि घर मुझे जिस जगह पर दिया गया था वो कॉलोनी में काफी कम लोग रहा करते थे। जब मैंने आसपास के लोगों से उस कॉलोनी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने यहाँ पर आत्माओं को देखा है या आत्माओं को महसूस किया है। खैर, मैं तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और वैसे भी मैं अपने जॉब से छूटकर लगभग शाम के 6 बजे तक घर पहुंच ही जाता था, क्योंकि ऑफिस से मेरा घर मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर की ही दूरी पर था। तो मेरे पास मेरी खुद की बाइक भी थी। इसी वजह से ऑफिस से छूटकर जल्दी से घर पर आ जाता था। एक शाम की बात है कि मुझे ऑफिस से घर आने में लेट हुआ। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत डरी हुई थी। उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी और अपना सर पकड़कर रो रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों का जो काजल था वो भी उसके चेहरे पर उतर आया था, जिस वजह से चेहरा भी काला हो चुका था। और अजीब सी मेरी पत्नी ही मुझे डरावनी लग रही थी। मैं घर में आने के बाद उससे पूछने लगा कि क्या बात है, क्या हो गया। मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि हो सकता है कॉलोनी में किसी ने इसके साथ कुछ बदतमीजी की या कुछ छेड़छाड़ की होगी, इसीलिए ये इतना रो रही है। मैं गुस्से में कहने लगा, बता किसने क्या किया है तेरे साथ। वो कहने लगी, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे शुरू में गुस्सा भी आया कि फिर रो क्यों रही है, बता क्यों नहीं रही है। वो बस एकदम से चुपचाप बैठी हुई सहमी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि पहले यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? वो बोली बस नीचे चलो। मैं और वो नीचे चले गए। उसके बाद उसने बताया कि जब वो दोपहर में मार्केट गई हुई थी और मार्केट से लौट रही थी तब वो कॉलोनी के बैक गेट से अंदर घुसी। उसी कॉलोनी के बैक गेट पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, लगभग 3-4 माले की। उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था। उसका कहना यह था कि जब मैं वहां से अंदर आ रही थी तब मैंने उस कॉलोनी में किसी को खड़ा हुआ देखा। तो मैंने कहा हाँ, तो ये तो नॉर्मल बात है, हो सकता है कोई गया होगा। वो कहने लगी कि आगे की बात सुनो। उसके बाद में उसने मुझे बताया कि वो आदमी को जब मैंने देखा तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था, लेकिन सीढ़ियों से उतर कर नहीं, मानो एक पंछी की तरह वो उड़ते हुए मेरे पास आ रहा था। उसकी ये बात सुनकर मेरे से हंसी नहीं रुकी। मैं हंसने लगा। कहने लगा, एक आदमी कैसे उड़कर आ सकता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया जैसा मानो वो अभी मुझे शायद मार ही डालेगी। कहने लगी, मैंने कहा था ना कि यकीन नहीं आएगा। मुझे उसका ये रिएक्शन देख के बहुत अजीब लगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने कभी भी मुझसे ऐसी बात ही नहीं की थी। फिर वो कहने लगी कि मैं उससे जान बचाकर अपनी भागने लगी। मैं भागते भागते अपनी जो मेन बिल्डिंग है उसके गेट के पास आई। मैंने देखी कि वो आदमी दोबारा से एकदम से नॉर्मल इंसान बनके जमीन पर आ चुका है और अब वो चलते हुए मेरे पीछे आ रहा है। मैंने कहा, तो तू चिल्ला देती या किसी से मदद मांग लेती। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं मदद किससे मांगती, वैसे ही हमारी कॉलोनी में काफी कम लोग रहते हैं। दोपहर के टाइम पे तो कोई मानो था ही नहीं, ना कोई बच्चा दिख रहा था ना ही कोई आदमी, तो मैं किससे मदद मांगती। मैंने कहा फिर क्या हुआ। वो कहने लगी कि जब मैं बिल्डिंग के अंदर घुसकर ऊपर चढ़ने लगी तब वो बिल्डिंग के मेन गेट के पास आकर रुक गया। पता नहीं क्यों वो अंदर नहीं आ पाया। मैंने उसकी ये सारी बात सुनी
और उस बिल्डिंग में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो जाकर उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगे कि राहुल जी, हमने तो पहले ही कहा था कि इस कॉलोनी में भूत प्रेत आत्माएं वगैरह है, लोगों ने देखा है, महसूस किया है। मैंने कहा कि वो सब तो ठीक है, वो आत्मा बिल्डिंग तक आई लेकिन घर तक क्यों नहीं आई। वो कहने लगे कि दरअसल हमने बिल्डिंग के मेन गेट पर एक बहुत बड़े पुजारी जी ने हमें धागा दिया था, वो बांध कर रखा है, और इसी वजह से कोई भी दुष्ट आत्मा या बुरी आत्मा इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कभी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद मैं वहां पर और कुछ 6-8 महीना तक रहा, लेकिन मेरी पत्नी को मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि अब कुछ भी हो जाए पीछे के गेट से कभी आना जाना मत, और हाँ, जब भी ऐसा कुछ दोबारा दिखे या महसूस हो तो तुरंत बिल्डिंग के गेट के अंदर आ जाना, जिसके बाद तू पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियां। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।